हम लोग एक बहुत अहम टॉपिक है, उसे कहते हैं गर्ड। अब गर्ड क्या होता है? गर्ड ये है कि वैसे तो आपको पता है कि कुछ ना मैदे से निकल निकल के रिफ्लक्स होता है फूड का बैक, क्योंकि बीच बीच में जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, ये वाला बीच बीच में रिलैक्स करता है ताकि डकार आ सके, जो गैस इकट्ठी होती है ना खाने के साथ वो बाहर निकल सके। तो उसी के साथ कुछ रिफ्लक्स नॉर्मली होता रहता है, लेकिन वो इतने मसले वाली बात नहीं है। मसले वाली बात कब है? अगर वो सिम्टम्स शुरू कर मतलब सिम्टम्स आने शुरू हो जाए। मतलब देखिए, ये मैदे का जो कंटेंट है इसमें एसिड भी होगा या वैसे पेप्सिन भी होगा, तो वो जब इसोफिगस की तरफ जाएगा तो आपको पता है इसोफिगस तो नहीं इसके लिए तैयार, एसिड के लिए तैयार। उसके लिए तो स्टमक की लाइनिंग को बनाया गया है। इसोफिगस को तो इस चीज के लिए बनाया ही नहीं गया कि वो एसिड को मैनेज कर सके। तो लेकिन जब वो एसिड में यही चीज जाएगी सारी, ये काइम वगैरह या जो एसिड जाएगा, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? यहाँ बर्निंग सेंसेशन होगी। क्योंकि मैदे में आपको ऐसे बर्निंग सेंसेशन हुई है, आप तो मौजूद है, लेकिन वहां नहीं होती, क्योंकि वो उसकी क्या तो उसका काम है या वो बना ही इसलिए, क्योंकि इसोफिगस इसलिए नहीं बना। अगर यहाँ पे आएगा तो उसे इधर जलन होगी। ठीक है, वो कहेगा मुझे सीने में जलन होती है, खट्टे डकार आते हैं, मुंह का जायका बदलता है। वो सारी बातें हम देखेंगे। जब सिम्टम्स आने शुरू हो जाए ना, तो उसको हम कहते हैं जर्ड, गर्ड सॉरी। व्हाट प्रिवेंट गर्ड? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि गर्ड से कौन बचाता है, या इसे कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मैकेनिज्म। ठीक है, ये समझना पड़ेगा हमें। हम सिर्फ लोअर इसोफिगस नहीं इन्वॉल्व कि वो आपको गर्ड से बचाती है, ना ना ना। और एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म है? लेट्स सपोज कि ये हमारे पास इसोफिगस है और ये स्टमक है, ये डायफ्राम। सही है। अच्छा, अब होता ये है कि एक तो आपको पता है हमारे पास यहाँ जो मसल्स हैं इसोफिगस के अंदर, लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर जो बना रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन करते हैं लोअर इसोफिजियल मैकेनिज्म के अंदर। पहले ये समझ लेते हैं लोअर इसोफिजियल मैकेनिज्म क्या है। वो यही है जो रिफ्लक्स से बचाएगा हमें। ठीक है, वो मैकेनिज्म जो आपको रिफ्लक्स होने से बचाता है वो है लोअर इसोफिजियल मैकेनिज्म। तो उसका एक पोर्शन मैंने आपको बता दिया, लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर। सही है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था, बल्कि मैं ये बात नहीं बताई आपको अभी तक कि जो जो डायफ्राम है ना, डायफ्राम का कुरूरा होता है, मतलब मसल होता है जो कि इसोफिगस के गिर्द घूम के जा रहा होता है, वर्टिब्री पे जाके लग रहा होता है। तो वो जो मसल है ना, वो भी एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर के तौर पे काम कर रहा होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के तौर पे काम कर रहा होता है। सही है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे ना, जब जो इसोफिगस है वो एंटर करते हैं एब्डोमेन के अंदर, तो एक एंगल आता है इसमें, लाइक ये जब एंटर करते हैं ना पेट के अंदर, तो एक एंगल आता है। ये जो एंगल है ना, ये भी एक तरह से वाल्व के तौर पे काम करता है जो रिफ्लक्स होने से बचाता है। सही है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें मिलके मिलके लोअर इसोफेजियल मैकेनिज्म डेवलप होते हैं जिससे रिफ्लक्स नहीं होता। अब अगर इनमें से किसी में भी मसला आएगा ना, तो गर्ड हो सकता है। जरूरी नहीं है गर्ड में कि सिर्फ हम लोग को, अभी तक शायद आपको आइडिया हो कि लोअर इसोफेजियल सिर्फ स्फिंक्टर खराब हो जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मैकेनिज्म में कोई मसला आता है, और वो हम लोग फिर देखते हैं कैसे कैसे आ सकते हैं ये चीजें। बट प्रिवेंट गर्ड वो मैंने आपको अपने हिसाब से जो बेहतर था वो समझा दिए। बट काजेज रिफ्लक्स, रिफ्लक्स कैसे होगा? रिफ्लक्स में मेजरली ये है कि ये मैकेनिकली डिफेक्ट आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मैकेनिकल डिफेक्ट मतलब या तो टोन कम होगी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की, या फिर आप कह लो कि ज्यादा देर तक वो रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, या आप कह लो कि हर्निया हो गया, हियाटल हर्निया हो गया। इन चीजों को हम समझेंगे यार ये कैसे करवा रही है, बल्कि इनको देख ही लेते हैं। यार ये देखो कि अब अगर एक तो है कि मैं कह दूं कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन कम हो गई है, ठीक है, उसकी पावर कम हो गई है, तो ये इटसेल्फ, अब ये तो बहुत इजी सी चीजें समझ आ जाती है। अब हियाटल हर्निया कैसे? अब हियाटल हर्निया में ये होगा कि इसोफिगस है ना, मतलब और भी टाइप्स हैं, मैं स्लाइडिंग की बात कर रहा हूँ, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी कुछ ही देर में। तो स्लाइडिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें ये होगा कि स्लाइड करके ना इसोफिगस ऊपर को चली जाती है, स्लाइड करके इस तरह कि मतलब जो लोअर इसोफिगस स्फिंक्टर वाली साइड थी वो ऊपर चली जाती है। तो आप खुद ही देख सकते हो कि लोअर इसोफिगस स्फिंक्टर ऊपर है
और जो इसका डायफ्राम का क्रूरा था ये नीचे चला गया। अब ये दोनों मतलब दोनों जो स्फिंक्टर्स थे, एक हमारे पास एक तरह से कह लो इंटरनल था, एक एक्सटर्नल था, वो दोनों अलग-अलग हो गए। एज़ अ रिजल्ट वो दोनों ही इतने पावरफुल नहीं रहे। तो इस केस में भी रिफ्लक्स हो सकता है। तो इस तरह हियाटल हर्निया में भी हियाटल हर्निया खास तौर पे जो स्लाइडिंग हर्निया जो मैंने अभी डिस्कस किया जिसमें स्लाइड पे जाती है इसोफेगस, उसमें गर्ड होता है इस वजह से। ठीक है। अच्छा, अब जो लोअर एस्ophagus स्फिंक्टर की टोन कम होना, इसकी कई वजूहात हैं। क्या वजूहात हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं। एक देखो एक तो है अपने पास, सॉरी ये नहीं, फैट, अल्कोहल, लार्ज मील, ये क्या काज कराएंगी, ये ऐसे इनकी वजह से होगा कि जो फैट है, अल्कोहल है, लार्ज मील्स है ना, उसको हजम होने में ज्यादा टाइम लगता है। जब हजम होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो पेट में ज़्यादा देर रहेगी, और जब मैदे में ज़्यादा देर रहेगी तो रिफ्लक्स होने का चांस ज़्यादा है। स्पाइसी डाइट जो है, स्पाइसी डाइट जो है, ये एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा करती है। ठीक है, ये एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाएगी तो सिम्टम्स वर्स होंगी। तो स्मोकिंग जो है, निकोटीन आ गई, चॉकलेट आ गई, कैफीन आ गई, ठीक है, अल्कोहल भी आ गई वैसे तो, और कुछ ड्रग्स होती हैं हमारे पास, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं, नाइट्रेट्स होती हैं। ये ड्रग्स क्या करती हैं कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को कम करती हैं। इसी तरह एस्ट्रोजन जो प्रेगनेंसी में आता है, वो भी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को कम करते हैं। अच्छा, हियाटल हर्निया मैंने आपको समझा दिया कैसे करेगा। प्रेगनेंसी और ओबेसिटी कैसे करेंगी? देखो, जो प्रेगनेंसी का तो एक मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया कि एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एज ए रिजल्ट वो इटसेल्फ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को कम करेगा। दूसरी रीजन ये है प्रेगनेंसी और ओबेसिटी केस में कि उसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो मैदे पे ज़्यादा दबाव पड़ेगा और उससे रिफ्लक्स होने का चांस ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब इस केस में स्फिंक्टर ठीक है, आपका स्फिंक्टर ने अपना प्रेशर बरकरार रखा है, लेकिन आपने नीचे से प्रेशर और लगा दिया, तो अब वो बेचारा उसको सही होने के बावजूद मैनेज नहीं कर पा रहा। फीचर्स क्या होंगे? टिपिकल जो सिम्टम्स होंगे ना, वो होंगे मेजर इससे रिफ्लक्स से रिलेटेड। इसमें है कि हार्ट बर्न, वो कहेगा कि मुझे ना इधर जलन महसूस होती है सीने में, जलन महसूस होती है, मुझे खट्टे डकार आते हैं। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया होता है डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, ठीक है, मुझे खाने में मुश्किल होती है। हार्ट बर्न आपने हमने देख लिया, रेट्रोस्टर्नल आ गया, रिगर्जिटेशन, ये खट्टा मुंह की तरफ तेजाब आता है, खट्टे डिकार आते हैं, मुंह का जायका बदल जाता है, ये सारी चीजें हैं रिगर्जिटेशन की सिम्टम। फिर अपने पास आ गई एटिपिकल और एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स, मतलब जो कि इसोफेगस से रिलेटेड नहीं है। उसमें क्या किया जाता है कि जब यही गैस्ट्रिक कंटेंट का रिफ्लक्स होगा, वो लेरिंग्स में जाएंगे या ट्रैकिया में जाएंगे, तो वहां जाके मुख्तलिफ तरह के सिम्टम्स प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि एस्थमा नहीं, एस्थमा लाइक, मतलब एक्चुअली वो वीजिंग करवा सकते हैं। और हम लोगों का माइंड बना हुआ है कि जो वीजिंग होती है ना वो एस्थमा होती है, तो ऐसा नहीं है। ऑल दैट वीजिज, इसी के लिए एक फ्रेज बनाया गया था, ऑल दैट वीजिज इज नॉट एस्थमा। ये बात याद रखनी है। तो आपने छाती पे लगाया, उसको सीटों की आवाज आ रही है, वो जरूरी नहीं है कि अस्थमा है, मोस्ट प्रोबेबली अस्थमा ही होता है, लेकिन नहीं जरूरी। अच्छा, उसके अलावा क्रोनिक कफ, जब बार बार लेरिंग्स इरिटेट होगी, लेरेंजाइटिस हो सकता है, सोर थ्रोट, बार बार गला खराब हो सकता है, नॉन कार्डिक चेस्ट पेन हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हो सकते हैं। अब डायग्नोसिस आप कैसे करोगे? इसके लिए यार मैं आपको ना डायग्नोसिस, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट आते हैं ना हमारे पास, यंग पेशेंट हो, खास तौर पे ओल्ड एज ना हो, और बल्कि इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, मैनेजमेंट डिस्कस करनी है हम लोगों ने, तो इसमें मैंने आपको बताना है, हम लोग बेसिक बेसिक डिस्कस करेंगे, इतना परेशान नहीं होना, डिटेल में नहीं जाएंगे। जी, तो हमारे पास आ जाती है कि सबसे पहले एक पेशेंट आ गया आपके पास गर्ड के साथ, तो आपने क्या करना है? या देखो, आपने ना हर बंदे को पीपीआई स्टार्ट नहीं करवा देनी। पीपीआई मतलब ये ओमेप्राजोल वगैरह नहीं स्टार्ट करा देनी। क्यों? आपने पहले देखना है कि उसमें कोई रिस्क, कोई अलार्म सिम्टम्स तो नहीं है। अलार्म सिम्टम्स वो होते हैं कि जो बताएं कि कोई बड़ा मसला चल रहा है। सिर्फ इसको ये नहीं है कि इसको सिर्फ गर्ड हो रहा हो। अगर तो बंदा 50 साल से बड़ी उम्र का है और उसको 5 सालों से मसला हो रहा है, एक चीज ये, या आपको कैंसर के रिस्क फैक्टर नजर आ रहे हैं। क्या मतलब कैंसर के रिस्क फैक्टर नजर आ रहे हैं?
कैंसर के रिस्क फैक्टर इस तरह आपको नजर आ सकते हैं कि लेट्स सपोज उसको अन एक्सप्लेनेबल वेट लॉस है, उसको बहुत ज्यादा अनीमिया है, ठीक है, और उसको कहता है कि मुझे फंसता है, मुझे डिस्फेजिया है, उसको सॉलिड डिस्फेजिया है, ये चीजें आपको ऐसे समझ में आएंगी, तो मतलब ऐसे उसको मसले आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कोई ये कैंसर की तरफ जा रही है बात। अलार्म सिम्टम्स उन्होंने लिखे हुए हैं, क्या हो सकता है मेलिना, मतलब बड़े पेशाब में खून खून वाला ब्लैक कलर का आता है, तार बैक ब्लैक कलर का स्टूल आता है, तो उसे कहते हैं मेलिना। परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रही है, खून की उल्टियां आ रही हैं, या वजन अन अनएक्सप्लेन अनडिफाइनेबल, मतलब एक तो है कि बंदे ने जानबूझ के डाइटिंग करके पतला हुआ है, एक है कि उसने कुछ भी नहीं नॉर्मली खा रहा है और उसके बावजूद उसको वेट लॉस हो रहा है, अनीमिया हो रहा है, डिस्फेजिया और डिनोफेजिया, मतलब स्वेलिंग में मसला आ रहा है, उसकी कहते हैं मेरी रोटी फंस जाती है देर रात, ठीक है, ऐसा मसला आ रहा है। तो ये अलार्मिंग सिम्टम्स है, ऐसे में आपने पीपीआई देखने भेज देना, ऐसे में लाजमी लाजमी आपने एंडोस्कोपी करवानी है, सही है। अच्छा, अगर सपोज ऐसा कोई मसला नहीं, यंग बंदा है 30 साल का है, हिस्ट्री पूछी तो वो यही है, कहते हैं मैं फास्ट फूड खाता हूँ, फ्राइड चिकन वगैरह खाता हूँ, और बस अब मुझे ये, तो मतलब अब आपने इतना नहीं परेशान होना, आपको बताइए क्या, ये मोस्ट प्रोबेबली सिंपल ही है। तो ऐसे में आपने उसको पीपीआई स्टार्ट करवा देनी है 2 माह के लिए, वंस डेली। वंस डेली का तरीकाकार ये होता है कि सुबह नाश्ते के बाद आपने देनी होती है, आधे घंटे बाद। नाश्ते के आधे घंटे बाद आपने एक ओमेप्राजोल का 20 mg या 40 mg दे सकते हो, और मोस्टली आप साशे इस्तेमाल करते हो, रेजिक साशे, रूलिंग साशे के नाम से आते हैं, तो वो आपने स्टार्ट करने होते हैं। उसके अलावा आपने मजीद एहतियात ये करनी होती है कि आपने इनकी सारी चीज़ें बंद करानी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स बंद करवानी होती है, खट्टी तली हुई चीज़ें बंद करवानी होती है, बाहर के जो खाने हैं वो बंद करवाने होते हैं आपने, हैवी मील्स कहना होता है अवॉइड करें कि पेट भर के नहीं खाना, और रात को जो रात के खाने को सोने से 2 घंटे पहले ही खाना है, हर खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद है ना, कोई 15-20 मिनट के लिए वॉक करनी है आपने, सुबह नाश्ते में दही का इस्तेमाल करना है, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपने इनको साथ में वो तो करनी करनी है। मेडिसिन की बात करें तो आपने ओमेप्राजोल स्टार्ट करवा देना है, या इस ओमेप्राजोल स्टार्ट करवा देना है नाश्ते से आधा घंटा पहले। चलो वो तो आपने दे दिया, उसके बाद लेकिन वो बंदा आता है कि नहीं भाई, सिम्टम्स नहीं बेहतर हुई, ठीक है। अब आप पहले तो पूछो भाई खा भी रहा है कि नहीं खा रहा है, या एहतियातें भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कहता है भाई मैं एहतियातें भी सारी कर रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ। अगर तो नहीं कर रहा तो उसको पहले पहले वो करो, उसके बाद बताना मुझे तबीयत ठीक होती है कि नहीं। अगर तो नहीं, अगर वो फिर अब उसने कर रहा है, अगर वो कहता है मैं कर रहा हूँ, सब सारी एहतियातें फॉलो कर रहा हूँ, मेडिसिन भी टाइम पे ले रहा हूँ, और अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई, तो या तो आप पीपीआई बदल लो, और या उसकी डोज बढ़ा दो, कि मतलब सुबह शाम कर दो 20-20 mg ना, इस तरह कर दो। अच्छा, लेट्स सपोज कि आपने उसने वो भी इस्तेमाल किया, फिर भी तबीयत ठीक नहीं हुई। अब आपने अगर तो देखो, अगर तो ठीक होगी तो आपने वही थेरेपी कंटिन्यू करनी है, और मोस्ट प्रोबेबली आप इसको लाइफ लॉन्ग भी कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर कोई लेट्स सपोज कोई रिस्क फैक्टर है और वो आपने निकाल दिए, तो उसके फिर उसके लिए फिर लाइफ लॉन्ग जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज वो बहुत ज्यादा ओवर इस कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था, और वो उसने छोड़ दी, और उसकी तबीयत भी ठीक है, तो आप इस एक अरसा होता है लाइक 3 माह तक आपने कंटिन्यू करनी होती है, उसके बाद आप छुड़वा सकते हो और देखते हो कि ठीक है कि नहीं ठीक, इस तरह आप कर सकते हो। है, दूसरा है कि परसिस्टेंट सिम्टम्स के नहीं अभी भी आ ही जा रहे हैं, तो अब आप इसकी भी एंडोस्कोपी कराओ या फिर पीएच मॉनिटरिंग कराओ, वो मैं आपको बताता हूँ। बस इतनी सी स्टोरी है, आई समझ, आया, असेस किया, जरूरत लगी तो डायरेक्ट एंडोस्कोपी, नहीं तो पीपीआई दो, उसका ट्रायल देते रहो, अगर उसे ठीक नहीं हो रहा तो एंडोस्कोपी, सिंपल। अच्छा, हाँ जी। तो ये बातें ना तकरीबन यहीं लिखी हैं सारी। मैं आपको समझाना है कि इसोफिजियल पीएच रिकॉर्डिंग एंड इम्पीडेंस टेस्ट क्या है। ये ना 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग एंड इम्पीडेंस, आपको पता है गोल्ड स्टैंडर्ड है, अब गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है इसके लिए, गर्ड के लिए। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें ना यार हम एक नाव के थ्रू एक तार सी डालते हैं, जिस तरह एनजी आप देखोगे एनजी डालते हैं हम, उसी तरह ना नाक के थ्रू एक तार डालते हैं इसोफेगस के अंदर। इसके आगे इसके ऊपर ना कई मॉनिटर्स लगे होते हैं, कुछ पीएच के लिए होते हैं, कुछ इम्पीडेंस के लिए होते हैं। तो इम्पीडेंस होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वगैरह चेक करता है, उसे बस ये पता चल जाता है कि पीएच में तो आपको ये है ना कि आपको सिर्फ पीएच का पता चलेगा कि कम है या ज्यादा हो रही है, लेकिन जो इम्पीडेंस है ना उसमें वो बता देता है कि स्फिंक्टर कब रिलैक्स किया, उसमें गैस थी, जो जो रिफ्लक्स हुआ उसमें गैस आया था, फ्लूइड आ रहा था, मतलब ये ज्यादा एक एडवांस चीज है थोड़ी।
ठीक है ना? अब इसमें मतलब पता है कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब इन शॉर्ट आप यूँ समझ लो कि इसमें मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स होते हैं और जब पानी आता है तो वो अलग सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, वहाँ गैस आती है तो अलग सी होती है, तो उसको पता चल जाता है कि रिफ्लक्स में जो डकार ही आ रहा है या फिर ये फूड या वाटर वगैरह भी रिफ्लक्स हो रहा है, अब ये क्यों ज़रूरी है? सिर्फ पीएच वाला क्यों काफ़ी नहीं था? अब लेट्स सपोज़ देखो, ज़रूरी जो आपके पास पेशेंट है, एक पेशेंट ये है कि जिसको ना यही जो हार्ट बर्न वगैरह है, टिपिकल सिम्पटम्स है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, पीएच ठीक है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसको वही हार्ट बर्न होगा, वो सारे फीचर्स होंगे और इसमें अगर आप पीएच मॉनिटरिंग करोगे तो पता चल जाएगा, सही है। लेकिन एक और बंदा है दूसरा, वो ना पीपेज ले रहा है और उसमें अब एसिड प्रोडक्शन इतनी नहीं हो रही, लेकिन इसमें भी कुछ है ना एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स के साथ आ रहा है, मतलब इसके गले में लगता है, इसको वीजिंग होती है, इसको खांसी आती है, बार बार गला साफ करना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट में अगर आप पीएच मॉनिटरिंग करोगे ना, तो पीएच मॉनिटरिंग में तो वो आएगा ही कम, वो आपका जो इसोफेगस में वो कहेगा कभी आपका पीएच इसमें कम हुई नहीं है, तो आप ये नहीं कहोगे कि इसका मतलब है कि रिफ्लक्स ही नहीं हो रहा। तो उसको अब कोई रिफ्लक्स मुमकिन है, रिफ्लक्स हो रहा हो पीपीआईज लेने की वजह से, वो एसिडिक नहीं है, वापिस तो आ रहा है लेकिन एसिडिक नहीं है, और सिम्टम्स इसी वजह से हो रही है, लो एसोफेजियल स्फिंक्टर की कमी की वजह से हो रही है। अब उसको डिटेक्ट करने का तरीका ये है कि आप इम्पीडेंस मॉनिटरिंग करो साथ में। इम्पीडेंस मॉनिटरिंग में आपको बताया कि वो ऐसे इलेक्ट्रोड से वो डाल देते हैं हम लोग, बारीक से वायर जिसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और वो फिर हमें बताते हैं कि रिफ्लक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब पानी या जो भी चीज़ है, फूड आ रही है कि नहीं आ रही, सही है। तो ये फायदा है इम्पीडेंस का। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूँ। अच्छा, तो यही बातें लिखी है कि आपने अब कैसे आप रिकॉर्ड करते हो, बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आप बस मेरी बात सुन लो कि इसमें आप एक वो वायर डाल देते हो अपना, जो प्रोब वगैरह होता है पीएच वाला इम्पीडेंस वाला, वो इस में डाल देते हो एनजी के थ्रू, और उसके बाद फिर आप एक इसका रिकॉर्डर होता है, वो बेल्ट साथ लगा देते हो, छोटा सा डिवाइस होता है, वो 24 घंटे के लिए ना बंदे को कहते हैं भाई जाओ खाओ पियो आम रूटीन में जिस तरह आपने करना है करो, साथ में एक उसको डायरी दे देते हैं, कहते हैं कि भाई जो फीलिंग्स आप जो काम करो ना उसको साथ साथ नोट करते रहो, लाइक मैंने अब खाना खाया और फिर मैं लेट गया, फिर मैंने ये किया, तो वो मेजर मेजर अपने इवेंट्स को लिखते रहो टाइम के साथ, और ये भी देखते रहो कि कब आपको मसला शुरू हुआ, कि भाई इतने बजे मुझे ये वाली फीलिंग आना शुरू हुई थी और ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था। तो ये जो दो चीजें हमारे पास वापस ले आना 24 घंटे बाद, एक तो जो आपने वो कॉपी पेंसिल पे लिख के लेके आओगे, और दूसरा जो आपने ये जो ये अपना आपको डिवाइस लगा के दी है, वापस आएंगे हम उनको कंपेयर करेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा इनको मसला कब आता है, लेट मतलब क्या ताल्लुक है, खाने के साथ कोई एसोसिएशन है नहीं है, तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो इतना समझना फिलहाल के लिए बहुत है। अपने पास आया कंट्रास्ट रेडियोग्राफी, उसमें ये है कि आप बेरियम मील करवा सकते हो, ठीक है, तो वो डेफिनेटली जब बेरियम भी वापस आएगा ना खाने के, तो उससे भी आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, और इसके अलावा जो इसका असल फायदा होता है वो हियाटल हर्निया, स्टिक्चर, अल्सर ऑफ लोअर इसोफेजियल इसोफेगस, इनके लिए ज्यादा बेहतर है ये बेरियम मील। फिर ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या है, या ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो मैंने की है वो मैंने आपको बता दी है जो आपने करनी है, इनमें से आपने देख लेना है। इसमें ये भी कुछ बातें हैं जैसे कि वजन कम करना और अपने तकिए को ज़रा ऊंचा करना, जिस तरह हार्ट पेशेंट करते हैं ना, उसी तरह डबल तकिया इस्तेमाल करना, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो खुराक चेंज करना, ये बाकी सारी भी पेज वगैरह का इस्तेमाल करना, तो इसको आपने इनको एक रीड दे देना है। तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा विजुअल सिम्टम्स के लिए क्या है, ये सारा ये असल में ना मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये चीज़ें इतना याद नहीं रहती, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। हम अब चलते हैं कि अब सर्जरी किस टाइम करनी है, इंडिकेशंस फॉर एंटी रिफ्लक्स सर्जरी। तो इंडिकेशंस यार कोई इतनी ऐसी मेजर मेजर तो नहीं, आपको बताऊंगा क्या ही हो सकते हैं, खुद सोचते हैं इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं, लेकिन मेडिकल मैनेजमेंट आप दे रहे थे और वो उससे ठीक नहीं हो रहा, तो अब आप और मसला बड़ा ज़्यादा है, तो आप सर्जिकल की तरफ चला जाओ। दूसरा वो कहते हैं पेशेंट की, अगर पेशेंट की प्रेफरेंस है, मतलब वो कहते हैं मैं इतना से दवाई नहीं खा सकता, मैं नहीं खाना चाहता, तो ठीक है, अगर वो नहीं लाइक उसकी प्रेफरेंस है तो आप कर सकते हो, और ज़रूरत भी है। फिर है कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गर्ड, कि बेरेड फिगर्स डेवलप होना शुरू हो गई है, अब आपको पता है कैंसर की तरफ जाएगा। पेप्टिक स्ट्रक्चर है, इसको आपको आइडिया नहीं है तो हम डिस्कस करेंगे। तो पेप्टिक स्ट्रक्चर तो ऐसा भी मसला डेवलप हो रहा है, तो आप और मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गई है तो आप कर दो। इसी तरह अगर आपको एक्स्ट्रा ऑफिशियल सिम्टम्स आ रही हैं, मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं, और मेडिकल मैनेजमेंट नहीं उसको मैनेज कर पा रही,
मतलब लेट्स सपोज वो एसिड प्रोडक्शन तो कम हो गया लेकिन फिर भी रिफ्लक्स होता जा रहा है, जो कि हम इम्पीडेंस से चेक कर रहे थे ना। तो उसमें भी अब आपको सर्जिकल मैनेजमेंट करनी पड़ सकती है। आप लेप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। सबसे पहले अपने पास आ जाती है टोटल फंडोप्लिकेशन, ठीक है, निस्सन। निस्सन इसमें ये है कि आप ना फंडोप्लिकेशन मतलब स्टमक का जो फंडस है ना, ये देखें स्टमक का फंडस है, इसको पकड़ते हो घुमा के ना, इस वजह से गिर दोबारा आके जोड़ देते हो 360 डिग्री पूरा घुमा के। तो इसे कहते हैं निस्सन फंडोप्लिकेशन, मतलब जिसमें 360 डिग्री आप पूरा घुमा के करते हो। इसका भी ये है कि इसमें ना कंट्रोल तो बड़ा अच्छा हो जाता है, बल्कि बहुत अच्छा रिफ्लक्स कंट्रोल है, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि ज़्यादा ही अच्छा इसका ना कंट्रोल है। ज़्यादा अच्छा इस तरह के मतलब ये भी जो नॉर्मल प्रोसीजर्स है ना उनको भी हार्ड करना शुरू कर देते हैं कि आपको एक तो खाना खाने में मस्ताना शुरू हो जाएगा, मतलब डिस्फेजिया होगा, सही है, डिस्फेजिया होगा कि अंदर नहीं जाएगा खाना। और दूसरा ये जो चीज़ अंदर चली जाएगी गैस वगैरह होगी वो तो डिकार नहीं आएंगी, गैस ब्लोट सिंड्रोम होगा, सारी जो गैस है ना वो अंदर ही मैदे में ही रहेगी, वापस नहीं आ पाएगी। एज अ रिजल्ट वो सारी मतलब एक तो डिस्कम्फर्ट होगा, स्वेलिंग्स, पेट ऐसे उसमें हवा भरी भरी सी होगी। दूसरा ये फिर फ्लैटस ज़्यादा आएगा, बड़ी जल्दी पेट भर जाएगा खाना खाते ही ना, तो ये कुछ मसले होंगे। मतलब ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो गया जो लोएस स्फिंक्टर है। अब उसके लिए फिर इन्होंने टेक्निक निकाली पार्शियल फंडोप्लिकेशन। उन्होंने कहा कि बजाय 360 डिग्री के हम कम डिग्री उसको कर, तो उसमें फिर उन्होंने सोचा कि 270 डिग्री गैस्ट्रिक फंडोप्लिकेशन कर देते हैं, मतलब पूरा नहीं उसे कम्प्लीटली करते। तो उसमें फिर दो टेक्निक्स हैं हमारे पास कि अगर तो आप मैदे का जो है जिस तरह के इधर आपको नजर आ रहा है पीछे से घुमा के ला रहे हैं ना, तो पीछे से घुमा के लेके जाते हो तो उसे कहते हैं टू पेट, और अगर आप आगे से तो डॉक्टर वैक्सिंग, ठीक है। तो ये दो दो टेक्निक्स है हमारे पास। अब इनमें फायदा क्या है कि इसमें जो साइड इफेक्ट्स आए थे टोटल फंडोप्लिकेशन में वो तो नहीं आते, लेकिन जो फेलियर रेट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। ये बल्कि उन्होंने दिखाए हुए हैं, आप देखो कि पार्शियल पोस्टीरियर पार्शियल फंडोप्लिकेशन इस तरह के उसने कंप्लीटली गैप छोड़ा हुआ है, कंप्लीटली नहीं आपस में आके जोड़ दिया, और एंटीरियर में इस तरह, ठीक है। तो ये टू पैट इसे कहते हैं, और ये है डॉक्टर वेटसन। अच्छा, इनको लेप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हो इन प्रोसीजर्स को आप। अच्छा, अगर फिर भी इन केस ऑफ रिकरेंस ऑफ डिजीज आफ्टर सर्जरी, तो बेस्ट ट्रीटमेंट है पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद रोक्स एंड वाई रिकंस्ट्रक्शन। इस प्रोसीजर को मैं आगे जब तस्वीरें आएंगी ना तब बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। तो अभी के लिए आप याद रख लें कि मतलब उसमें एक बेस्ट टेक्निक और भी है कि जिसमें आप मैदे को निकाट ही देते हो थोड़ा सा और रोक्स एंड वाई कर देते हो। वो क्या चीज़ है वो हम बाद में देखते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गर्ड क्या हो सकते हैं कि जो बार बार ये जो एसिड आ रहा था उसकी वजह से इसोफिगस में क्या मसला हो सकता है, मतलब उधर इसोफिजाइटिस होता है। सबसे पहली बात तो ये है, इसोफिगस की इन्फ्लेमेशन होती है, इरिटेशन होती है। अब उसके नतीजे में क्या होता है कि जब उसकी हीलिंग होगी तो वहाँ स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इसी तरह इसोफिजियल की शॉर्टनिंग भी हो सकती है फाइब्रोसिस की वजह से, जो हीलिंग होती है उसकी वजह से। अच्छा, बेरेड इसोफिगस हो सकता है। बेरेड इसोफिगस आपको पता है कि नॉर्मली जो जो इसो स्टमक और इसोफिगस का जंक्शन होता है ना, वहाँ अपनी एपिथेलियम चेंज होती है। इसोफिगस के अंदर होती है स्क्वेमस एपिथेलियम नॉन कैरोटिनाइज्ड, जबकि जो स्टमक होता है ना उसके अंदर होती है कलमनर एपिथेलियम, ऐसा ही है विद गोबलेट सेल्स। लेकिन जब यहाँ बार बार रिफ्लक्स हो रहा होता है ना, बार बार रिफ्लक्स हो रहा होता है, तो लोअर इसोफिजियल एरिया का मेटाप्लेजिया होता है वहाँ पे। मेटाप्लेजिया यानी कि वहाँ की जो स्क्वेमस है ना वो भी कोशिश करती है कोलम एसिड को संभालने की, और एसिड को कोलमनर संभाल सकती है, तो इसलिए वो रिप्लेस हो जाती है कोलमनर के साथ, ठीक है। तो इसे कहते हैं बेयर्ड इसोफेगस। वो डेवलप हो सकता है, और बेयर्ड इसोफेगस आगे चल के कैंसर काज कर सकता है। लास्टली आएगा इसोफेजियल कार्सिनोमा, तो मैं आपको ने समझा दिया कि बेयर्ड इसोफेगस कैसे कैंसर काज कर सकते हैं। अच्छा, जो स्ट्रक्चर है उसके केस में आपने क्या करना है कि मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। अगर मैनेजमेंट पूछ लेते हैं तो आप एंडोस्कोपिक डायलिटेशन कर सकते हो। एंडोस्कोपिक डायलिटेशन यही है कि आप इसोफेगस के अंदर ना एक एंडोस्कोप पास करके, लेट्स सपोज अगर यहाँ स्ट्रक्चर था तो एंडोस्कोप को पास करते हो, जिस हम बलून डायलिटेशन करते हैं ना हम लोग,
तो आप इधर एक बलून लगा होता है तो उसको इन्फ्लेट कर देते हो यहाँ ला के, उसे कहते हैं उससे ना स्ट्रेच पड़ता है और वहाँ के कुछ मसल स्टेयर होते हैं, वो थोड़ा सा ना थोड़ी सी ना डायलेट कर जाता है वो स्ट्रक्चर वाला साइड, तो वो कर सकते हो, पीपीएस दे सकते हो। इस वजह शॉर्टनिंग अगर तो छोटी हो गई है तो उसमें अब उसकी रीजन उसने बताई कि फाइब्रोसिस हुई है और उसकी वजह से स्लाइडिंग हियाटल हर्निया होगा। डेफिनेटली जब छोटी हो जाएगी तो वो स्टमक को ऊपर खींचेगी ना, स्टमक फिर वो हियाटल से बाहर आ जाएगा, हर्निया हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं कि अगर अव्वल तो अगर इतना मसला नहीं है तो गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा ही मसले ज़्यादा शॉर्टनिंग हो गई है तो कोलीस गैस्ट्रोप्लास्टी कर सकते हैं। कोलीस गैस्ट्रोप्लास्टी क्या होती है कि जो स्टमक है ना उसी को कह लो कि मैनिपुलेट करके उसके फंडस को आप न्यू एसिफिकस बना लेते हो। ठीक है, उसके फंडस को यूज़ करके आप न्यू एसिफिकस बना लेते हो। फिर अपने पास आ गया, ये आ गया अपने पास पेट्रीज रिंग। इसमें भी ऑलमोस्ट वही एक तरह से मतलब कंस्ट्रिक्शन से आ जाती है फेमोफेमोरल जंक्शन पे, तो उसके लिए भी आप बलून डायलिटेशन करते हो। फिर अपने पास लास्ट बेल्ट एसिफिकस आ गई, उसको मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह उसमें मेटाप्लेजिया होते हैं। और उसके बाद वो ना क्लासिक बेल्ट्स और शॉर्ट सेगमेंट बेल्ट्स का बताता है, इतनी वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। क्लासिक बेल्ट ये मतलब उसकी विड्थ लेट्स सपोज अगर 3 सेंटीमीटर तक या उससे ज़्यादा एरिया एसिफिकस का इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें मेटाप्लेजिया हुआ है तो उसे कह देंगे क्लासिक बेल्ट। अगर उससे कम हो रहा है तो उसे कह देते हैं शॉर्ट सेगमेंट बेल्ट। और आपको मैंने बताया कि ये एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर है, तो इस वजह से इन लोगों में डिपेंडिंग अपॉन उनकी सिचुएशन सर्विलेंस करना ज़रूरी है, मतलब रूटीनली चेकअप करना ज़रूरी है। उसमें होता है जनाब नो डिस्प्लेजिया, लो ग्रेड डिस्प्लेजिया, हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया। अच्छा, अब बेरेट इसोफिगस क्या होता है? मेटाप्लेजिया होता है। ऐसा ही है, मेटाप्लेजिया मतलब कि किसी एक जगह के एपिथेलियम का बदल जाना किसी और टाइप में, जो कि नॉर्मली वहां नहीं पाई जाती ना, तो उसे मेटाप्लेजिया कहते हैं। तो उसके बाद डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया से अगली स्टेज होती है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया क्या होता है कि इसमें आपकी जो अरेंजमेंट है सेल की वो खराब हो जाती है, मतलब सेल की पोलैरिटी खराब हो जाती है, साइज में चेंजेस आ जाती है, शेप में चेंजेस आ जाती है। तो ये है डिस्प्लेसिया कि अजीब अजीब से सेल होना शुरू हो जाएंगे, ना वो किसी भी टाइप में नहीं जा रहे होंगे, वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे, आप यूं कह लो। तो अब उसमें है कि अगर तो है नो डिस्प्लेसिया, तो ऐसे में आपने 3 साल बाद बुलाना है, मतलब हर 3 साल बाद आपने फॉलोअप पे रखना है। अगर है लो ग्रेड डिस्प्लेसिया तो आपने 1 साल बाद बुलाना है। ठीक है, अगर है हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया तो 3 माह बाद बुलाने हैं आपने, 3 माह बाद बुलाने। सही है। तो और अगर आप देखते हो कि नहीं, आप मतलब आप सर्विलेंस करते रहोगे, अगर ठीक रहेंगे और आप तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, अगर वर्स नहीं हो रहा, लेकिन लेट्स सपोज किसी स्टेज में आपको कैंसर मिल जाता है तो ऐसे में आपको फिर वो एसोफिजेक्टमी करनी पड़ेगी। ये बहुत अहम चीज़ है, पता है क्यों? मैं आपको एसोफिजियल कैंसर पढ़ाऊंगा आगे। तो हम मोस्टली ना एसोफिजियल कैंसर बड़ी लेट प्रेजेंट करता है, बड़ी लेट से मुराद ये है कि जब वो फैल चुका हो, इतना फैल चुका हो कि आप अब कुछ नहीं कर सकते। साइलेंट। इसी तरह स्टमक का कैंसर भी होता है, स्टमक कैंसर भी जो है ना, ये बड़ा लेट प्रेजेंट करते हैं, इसकी सिम्टम्स पहले आती नहीं है, और जब सिम्टम्स आती है तब तक बात कहीं की कहीं पहुंच चुकी होती है, और उस टाइम फिर आपके कुछ करने का फायदा नहीं है। अब किसी के वो वालिद साहब हैं या कोई भी हैं, उसको उनको अचानक से आपको कि इसोफिजियल कैंसर डायग्नोज हो जाए और पता चले कि यार वो तो फैला भी बहुत ज्यादा हुआ है, तो ये बड़ी परेशान कुन बात होती है। उसके लिए बेहतर है कि अगर किसी को आपने सिम्टम्स मिली, ठीक है, आपका GERD का पेशेंट आया और आपको लगा, सस्पिशन हुई, एज देख के या फिर इस तरह कुछ भी, आपने उनकी एंडोस्कोपी कराई, बेड स्पीकर्स मिल गई और उसकी उनकी सर्विलेंस करवा के आपने उनको कैंसर तक जाने से बचा लिया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सही है। अपने पास कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं? बेड स्पीकर्स की अल्सर बना, स्ट्रक्चर बना, मेलिग्नेंसी बना। चलो अभी के लिए इतना ही करते हैं।